नमस्कार। तो चलिए, आज हम द एट्रॉसिटीज ऑन SC/ST एक्ट को बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। हमारा मकसद ये है कि इस एक्ट के जो भी ज़रूरी प्रोविजंस हैं, कौन कौन से अपराध इसमें आते हैं और उनकी सज़ा क्या है, वो सब एकदम साफ साफ समझ में आ जाए, कोई भी कन्फ्यूजन बाकी न रहे। तो इस कानून को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव समझेंगे। फिर जानेंगे कि कानून की नज़र में अत्याचार होता क्या है। इसके बाद इसके तहत आने वाले मेन ऑफेंसेस और उनकी सज़ा पर बात करेंगे। फिर पुलिस और स्पेशल कोर्ट्स का क्या रोल है वो देखेंगे। पीड़ितों और गवाहों को क्या अधिकार मिले हैं ये जानेंगे और आखिर में इस कानून के महत्व पर बात करके इसे कंक्लूड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि आखिर इस कानून को बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इसका असली मकसद क्या है? इस एक्ट का पूरा नाम है द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट 1989 और इसके 3 बहुत ही साफ और बड़े उद्देश्य हैं। पहला, SC/ST समुदायों के लोगों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकना। दूसरा, ऐसे मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाना ताकि सुनवाई तेजी से हो और इंसाफ जल्दी मिले। और तीसरा, जो कि शायद सबसे ज़रूरी है, वो ये कि पीड़ितों को न सिर्फ इंसाफ मिले बल्कि उन्हें राहत और समाज में फिर से बसने के लिए मदद यानी रिहैबिलिटेशन भी दिया जाए। ठीक है, तो हमने इसका उद्देश्य तो समझ लिया, लेकिन इस पूरे एक्ट का जो सबसे ज़रूरी शब्द है अट्रॉसिटी यानी अत्याचार, कानून में इसका असल मतलब क्या है, आइए देखते हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या हर तरह के झगड़े या अपराध को इस एक्ट के तहत अत्याचार मान लिया जाएगा या फिर इसकी कोई खास कानूनी परिभाषा है? चलिए इस बात को एकदम साफ करते हैं। देखिए, कानून ने इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा है, इसे बहुत सिंपल रखा है। एक्ट का सेक्शन 2A साफ साफ कहता है कि अत्याचार का मतलब वो कोई भी अपराध है जो सेक्शन 3 के तहत सजा के लायक है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कानून ने खुद ही अपराधों की पूरी लिस्ट दे दी है और सिर्फ उसी लिस्ट में आने वाले काम ही इस एक्ट के अंदर अत्याचार कहलाएंगे। तो अब हम आते हैं इस एक्ट के बिल्कुल दिल पर, यानी सेक्शन 3 पर। और हाँ, ये सेक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी इसे समझना बेहद जरूरी है। सेक्शन 3(1) उन कामों की बात करता है जो किसी इंसान की डिग्निटी यानी उसके आत्मसम्मान पर सीधा हमला है। जरा सोचिए, किसी को जबरदस्ती कोई ऐसी चीज खिलाना या पिलाना जो खाने लायक नहीं है, या किसी को कपड़े उतारकर या जूतों की माला पहनाकर पब्लिक में घुमाना, कितना अपमानजनक है ये। पब्लिक में किसी को उसकी जाति का नाम लेकर जलील करना या डराना धमकाना, और किसी SC/ST समुदाय की महिला के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ कोई भी सेक्सुअल एक्ट करना, ये सब इस कानून के तहत बहुत गंभीर अपराध माने जाते हैं। लेकिन ये कानून सिर्फ मान सम्मान की ही बात नहीं करता, ये प्रॉपर्टी और रोजी रोटी से जुड़े अपराधों को भी कवर करता है। जैसे किसी SC/ST सदस्य की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर लेना या उन्हें उनकी ही जमीन या घर से निकाल देना। यही नहीं, उनसे बेगार या बंधुआ मजदूरी करवाना यानी बिना पैसों के जबरदस्ती काम करवाना, और सोशल बॉयकॉट जिसे हम हुक्का पानी बंद करना भी कहते हैं, ये सब भी अत्याचार की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा सामाजिक जीवन में होने वाले भेदभाव भी इसके दायरे में हैं, जैसे किसी को पब्लिक जगह, मंदिर या पार्क में जाने से रोकना या गांव के कुएं से पानी न लेने देना, यहाँ तक कि किसी शादी में दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोकना, ये भी एक अपराध है। और एक बहुत जरूरी पॉइंट, किसी को परेशान करने की नीयत से उस पर झूठे कानूनी केस कर देना, ये भी अत्याचार ही माना जाएगा। तो सवाल ये है कि इन सब अपराधों की सजा क्या है? देखिए, कानून इस मामले में काफ़ी सख्त है। जो अपराध हमने अभी डिस्कस किए, उनमें से ज़्यादातर के लिए कम से कम 6 महीने की जेल, जो 5 साल तक बढ़ सकती है, और साथ में जुर्माना भी। ये सज़ा ही बताती है कि ये कितने गंभीर अपराध हैं। तो हमने अपराध और सज़ा के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं प्रोसेस की। आखिर इस कानून को लागू कैसे किया जाता है? पुलिस और कोर्ट का क्या रोल है? इस कानून का एक बड़ा फोकस है स्पीडी जस्टिस, यानी जल्द से जल्द इंसाफ। इसके लिए प्रोसेस को टाइम बाउंड बनाया गया है। पहला पॉइंट, FIR रजिस्टर करने के लिए किसी भी शुरुआती जांच की जरूरत नहीं है। शिकायत आई, FIR होगी। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन 60 दिनों के अंदर अंदर पूरी करनी होगी। फिर चार्जशीट सीधे स्पेशल कोर्ट में जाती है
और कोशिश ये की जाती है कि चार्जशीट फाइल होने के 2 महीने में ट्रायल भी पूरा हो जाए। अब अगले पॉइंट पर जाने से पहले एक लीगल टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, और वो है एंटिसिपेटरी बेल, यानी अग्रिम जमानत। ये क्या होता है? आसान भाषा में, सीआरपीसी के सेक्शन 438 के तहत अगर किसी को लगता है कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो अरेस्ट होने से पहले ही कोर्ट से जमानत ले सकता है। तो हमने अग्रिम जमानत तो समझ ली, लेकिन अब आता है इस एक्ट का एक बहुत ही खास प्रावधान। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने लायक है। इस एक्ट के सेक्शन 18 और 18A बिल्कुल साफ कहते हैं कि इस कानून के मामलों में एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती, नो एंटिसिपेटरी बेल। यानी अगर इस एक्ट के तहत एफआईआर हो गई तो गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने का प्रावधान लागू नहीं होता, और ऐसा इसलिए है ताकि आरोपी जांच को प्रभावित ना कर सकें। अब तक हमने अपराध, सजा और आरोपी के बारे में बात की, लेकिन ये कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पीड़ितों और गवाहों को सपोर्ट और प्रोटेक्शन देने पर फोकस्ड है, और इसकी सारी डिटेल्स हमें सेक्शन 15A में मिलती हैं। तो सेक्शन 15A क्या कहता है? ये पीड़ितों और गवाहों को कई अधिकार देता है, जैसे उनके साथ सम्मान से पेश आया जाए, अगर उन्हें कोई खतरा है तो उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए, केस में क्या चल रहा है इसकी पूरी जानकारी उन्हें समय पर मिले, यहाँ तक कि आरोपी की जमानत या सजा की सुनवाई में उनकी बात सुनी जाए, कोर्ट आने जाने का खर्च भी उन्हें दिया जाता है, और सबसे जरूरी उनका सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास हो। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं और इसके कंक्लूजन पर आते हैं। आखिर ये एक्ट इतना जरूरी, इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? एक चीज जो इस कानून को बेहद ताकतवर बनाती है वो है इसका सेक्शन 20। ये कहता है कि इस एक्ट की बात किसी भी दूसरे कानून से ऊपर मानी जाएगी अगर कोई टकराव होता है तो। इसे कहते हैं ओवरराइडिंग इफेक्ट। आसान शब्दों में ये इस एक्ट को एक स्पेशल स्टेटस देता है। और हाँ, ये कानून सिर्फ नियम बनाकर नहीं रुकता। सेक्शन 21 सरकार पर भी कुछ जिम्मेदारियां डालता है ताकि इसे ठीक से लागू किया जा सके। जैसे सरकार को पीड़ितों के लिए फ्री लीगल हेल्प का इंतजाम करना होगा, उनके रिहैबिलिटेशन को पक्का करना होगा, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कमेटियां बनानी होंगी, और ऐसे अट्रॉसिटी प्रोन इलाकों की पहचान करनी होगी जहां ये अपराध ज्यादा होते हैं, ताकि वहां एक्स्ट्रा सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकें। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल हम सबके लिए है। कानून अपनी जगह है, लेकिन उससे भी आगे एक समाज के तौर पर हम सब इस कानून की असली भावना यानी इक्वालिटी और डिग्निटी को जिंदा रखने के लिए क्या कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। फिर मिलेंगे।